हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर काफी सारे रिपोर्टर्स आए थे क्योंकि आज ली मिनसुंग नाम के एक फेमस एक्टर की रैंक चेक होने वाली है। तभी यहाँ पर चोई और बेग भी आ जाते हैं, जिनसे रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि क्या आप भी यहाँ पर मिनसुंग के लिए आए हैं। लेकिन इन दोनों को तो ली मिनसुंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये दोनों तो यहाँ पर जिनवू के लिए आए हैं। ये दोनों जिनवू को अपनी गिल्ड में ऐड करना चाहते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। वो मेरी टीम में आएगा, मेरी टीम में आएगा। तभी यहाँ पर जिनवू भी आ जाता है क्योंकि आज ऑफिशियली उसे एस रैंक मिलने वाली है। फिर मिनसुंग रिपोर्टर से कहता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर अवेकन हुई है, जिन्हें मैं अंदर जाकर चेक करवाऊंगा और उसके बाद मैं मिस्टर लीम के लिए फाइट करूंगा, जो कि रीपर गिल्ड के मास्टर हैं। तो फिर रिपोर्टर उनसे पूछने लगते हैं, तो क्या आप एक्टिंग छोड़ देंगे सर और फुल टाइम हंटर बन जाएंगे? जिस पर मिनसुंग अपने मन में सोचता है कि उसने तो अपनी रैंक पहले ही चेक करवा ली थी, जो कि ए रैंक है, और वो सिर्फ 2 साल के लिए रीपर गिल्ड में रहेगा और फिर वापस से एक्टिंग करियर में आ जाएगा। असल में मिनसुंग पर काफी सारे एलिगेशन लगे हुए हैं और 2 साल में दुनिया उन्हें भूल जाएगी और मिनसुंग की इमेज फिर से क्लियर हो जाएगी। यानी कि बस ये इसका पीआर स्टंट है और कुछ मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर जिनवू भी अंदर जाने लगता है, पर मिनसुंग का आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि रुको, अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद अंदर जाना। लेकिन तभी हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गुनही गो बाहर आकर कहते हैं कि जिनवू उनका मेहमान है और उन्होंने मिनसुंग को मना भी किया था इस टाइम पर प्रेस बुलवाने के लिए। और इतना बोलने के बाद गुनही जिनवू को अंदर ले जाते हैं, जो देखकर मिनसुंग कहता है कि उस लड़के ने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। अब मिनसुंग भी अंदर जाने लगता है, पर जिनचुल उसे रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है कि अभी किसी और की रैंक चेक हो रही है, इसीलिए तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। जिस पर मिनसुंग उससे कहता है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं अभी खड़े खड़े तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा तुमको। जिस पर जिनचुल कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, पर ज्यादा शो ऑफ करोगे ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। इधर जिनवू देखता है कि अंदर चोई और बेग भी उसके लिए खड़े हैं, क्योंकि पूरे 2 साल बाद देश को कोई एस रैंक का हंटर मिला है। खैर अंदर जिनवू से पूछा जाता है कि तुम किस तरह की पावर यूज कर सकते हो, जिस पर जिनवू एक शेडो सोल्जर को समन करता है, जो देखकर गुनही कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो, है ना? जो देखकर जिनवू सोचता है कि लोगों ने उसकी पावर देख ही ली है, तो अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर जिनवू ढेर सारे सोल्जर को समन करता है और कहता है कि मैं ऐसे हजारों और समन कर सकता हूँ। बाहर बेक और चोई भी जिनवू की पावर को सेंस कर लेते हैं और देखते हैं कि जिनवू तो बेक से भी ज्यादा स्ट्रोंग है। उन्हें कमरे के बाहर ही जिनवू का ऑरा फील हो रहा था। रिवॉल्यूशन प्रोसेस पूरा होने के बाद जिनवू को उसका एस रैंक कार्ड मिल जाता है, जो देखकर वो सोचता है कि अब वो जल्दी से डीमन कैसल वाले मिशन को पूरा कर लेगा। आगे गुनही जिनवू को एस रैंक मिलने पर बधाई देते हैं, बधाई हो बधाई। फिर जिनवू यहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे बेक और चोई हेलो बोलते हैं, पर जिनवू फिर से इन दोनों को इग्नोर करके जाने लगता है और बोलता है कि अभी पहले मुझे कोई जरूरी काम है। अब बाहर निकलते ही साला मैं तो साहब बन गया। न्यूज वाले जिनवू की फोटोज लेने लगते हैं। दूसरी तरफ सोंगी जिन्ना को बताती है कि तुम्हारा भाई तो न्यूज में आ रहा है कि वो देश का 10th एस रैंक का हंटर बन चुका है। जिनवू के मजदूर साथियों को भी ये बात पता चलती है। जूही भी न्यूज देखकर बहुत खुश होती है और जिनवू की पुरानी टीम भी न्यूज देख रही थी। यहाँ तक कि छा हाइन भी न्यूज देख रही थी, क्योंकि ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि कोरिया को 2 साल बाद कोई एस रैंक हंटर मिला है। अब सब लोग मिनसुंग को छोड़कर जिनवू का इंटरव्यू लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनहू अपने फादर को बताता है कि जिनवू ने अभी उसकी गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि अभी उसे कोई और मिशन कंप्लीट करना है और उसी के लिए फिलहाल वो लड़ता रहेगा और ज्यादा स्ट्रोंग होगा, और इसीलिए अभी वो कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकता। और उल्टा उसने तो मुझे ये कहा था कि मैं उसकी टीम को ज्वाइन कर लूं। अब ये कहने पर जिनहू को अपने फादर से डांट पड़ती है। वाह बेटा वाह, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। पहले तो तुम हमारी गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे, पर अब उस जिनवू के लिए सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। जिसके जवाब में जिनहू कहता है कि जो भी हो, मैं जिनवू के साथ ही जाऊंगा। इधर प्रेस वाले जिनवू का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, पर बेग जिनवू से कहता है कि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। जिस पर जिनवू कहता है
अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और अचानक से सभी के सामने से बुम गायब होकर चला जाता है। अब जिन्वू की इतनी स्पीड देखकर चोई और बेग दोनों के कबूतर उड़ जाते, सुर 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 सुर। अब जिन्वू को एक अच्छा गियर खरीदना था, इसीलिए वो हंटर ऑक्शन में जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो फायर मैजिक से उसे प्रोटेक्ट कर सके, जिस पर मैनेजर जिन्वू को उसकी औकात के बाहर का गियर दिखा देता है, जिसे देखकर जिन्वू इंडियन माँ की तरफ बार्गेनिंग करने लगता है। दुकान वाला बोलेगा, मैडम जी ये 10,000 का आता है, तो मम्मी बोलेगी 2,000 दूंगी बस। जिस पर फिर मैनेजर कहता है, अरे मम्मी जी हमारी दुकान का प्राइस फिक्स है, लेकिन अगर आप हमारा ग्लास तोड़ सको तो हम आपको ये प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, क्योंकि ये ग्लास मैजिक से बनाए गए थे इन गियर्स की प्रोटेक्शन के लिए। जो सुनकर जिन्वू उस ग्लास को तोड़ने भी लगता है, जो देखकर मैनेजर कहता है, अरे सर 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 मैं तो मजाक कर रहा था, अगर ग्लास को टच भी किया तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। तो फिर जिन्वू कहता है कि फिलहाल उसे नाइफ टाइप का हथियार चाहिए, जिसके लिए दूसरा मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं पहला मैनेजर देखता है कि जिन्वू ने तो ग्लास को टच भी नहीं किया था, फिर भी ग्लास पर क्रैक आ गया था। इधर जिन्वू को एक चाकू पसंद आता है, पर वो काफी महंगा होता है। फिर जिन्वू मैनेजर को अपना डेगर दिखाता है और पूछता है कि इसकी क्या कीमत होगी। वो सोच रहा था कि इसको बेचकर वो चाकू ले लूंगा, लेकिन मैनेजर कहता है कि इस डेगर की कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी। जो सुनकर जिन्वू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये डेगर तो उसने सिस्टम से खरीदा था, और वो भी काफी सस्ते में। इसका मतलब सिस्टम से खरीदे हुए आइटम रियल दुनिया में काफी महंगे होते हैं। जिन्वू तो सोच रहा था कि वो अपने आइटम्स को बेचकर न्यू आर्टिफैक्ट्स खरीद लेगा, पर अब उसका मन बदल जाता है। वही बैग सोच रहा था कि जिन्वू दिन पे दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। उसकी सेकेंड अवेकनिंग तो काफी टाइम पहले हुई थी, तो अभी भी वो लेवल अप कैसे करता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सेकेंड अवेकनिंग हुई ना हो और वो किसी और तरीके से लेवल अप कर रहा है। इधर जिन्ना देखती है कि फाइनली प्रेस वाले उनके घर के सामने से चले गए थे। फिर जिन्वू जिन्ना को बताता है कि जिन्वू फिर से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी इनके घर की बेल बजती है और हम देखते हैं कि जिन्वू अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर आ गया है। अब जिन्वू जिन्ना से कहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए इसके साथ काम से जा रहा हूँ। उस रात जिन्हू जिन्वू के कमरे में ही सोता है। यहाँ पर जिन्वू को जिन्ना की चिंता हो रही थी कि कोई उस पर हमला ना कर दे, तो इसलिए फिर वो टस्क के 4 गार्ड्स को समन करता है, लेकिन वो देखता है कि यह तो सिर्फ 3 ही है। तभी उसे याद आता है कि चौथे को तो उसने छत से चिपका दिया था और उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट करना तो वो भूल ही गया था। खैर इन 3 में से कोई एक भी जिन्ना को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा, और अब ये जिन्ना की शेडो में ही रहेंगे। जिसके बाद जिन्वू अपने मोहल्ले की सिक्योरिटी भी बढ़ा देता है और अपने कुछ शेडो सोल्जर को भी मोहल्ले की पेट्रोलिंग पर लगा देता है, ताकि कोई बुरा इंसान उसके मोहल्ले के आसपास भी ना भटके। देख लो महाराज अपनी बहन की कितनी चिंता करता है। इस समय हम आसमान में एक एंट को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि शायद जीजू आइलैंड से उड़ी थी। खैर अगले दिन जिन्वू जिन्हू के साथ निकल जाता है और जिन्वू जिन्हू से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू डीमन कैसल में एंटर करता है और वो अपने साथ 2 आइटम भी लाया था, जिससे उसे हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर उसे एक क्वेस्ट मिलती है कि उसे डीमन मोनार्क बारन को मारना है। पिछली बार जिन्वू ने 75th फ्लोर पूरे कर लिए थे, इसलिए अब वो सीधा 76th फ्लोर पर जाता है। इधर जिन्हू के फादर और मदर बात कर रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्हू इस तरह घर छोड़कर भाग जाएगा, और तभी जिन्हू के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर जिन्हू के सामने एक बहुत बड़ा डीमन आता है, जिससे लड़ने के लिए जिन्हू टस्क को समन करता है और वो उसे अपना स्पेयर भी दे देता है, जिससे टस्क की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब टस्क तो अपने फायर मैजिक से उस डीमन को एक झटके में राख बना देता है, जो देखकर जिन्हू खुद हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्हू के फादर को हॉस्पिटल में होश आता है, जिन्हें एटर्नल स्लेम्बर नाम की एक बीमारी हुई थी। इस बीमारी वाला इंसान एक बार सोता है तो फिर कभी उठता ही नहीं है, यानी कुंभकर्ण बन जाता है। तो डॉक्टर जिन्हू के डैड से पूछते हैं कि आपके आसपास कोई रावण रहता है क्या? अरे मेरा मतलब कोई हंटर रहता है क्या? क्योंकि कुछ लोगों का शरीर मैजिक पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर उन्हें ये बीमारी लग जाती है। जिस पर जिन्हू के फादर बताते हैं कि हाँ मेरा बेटा हंटर है। जो सुनकर डॉक्टर कहता है कि हमें अभी पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि तुम्हें ये बीमारी कैसे लगी है। जो सुनकर जिन्हू के फादर सोचने लगते हैं
कि मैजिक पावर की भरी इस दुनिया में मुझे ये बीमारी हुई, इसका तो यही मतलब है कि इस दुनिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम दो हंटर्स को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे घूम रहे थे, पर अचानक से उनके सामने वही एंट आ जाता है जो रात को उड़ रहा था। इधर जिन्वू ने अपने सोल्जर्स को 6 टीम्स में बांट दिया था और सभी को अलग अलग काम पर लगा दिया था। उसने उन सभी को 2 ऑर्डर दिए थे, हर टीम आगे बढ़ेगी और हर डीमन को मारती जाएगी और जैसे ही दूसरे फ्लोर का परमिट मिलेगा वो जिन्वू को आकर बताएगी। इस तरह जिन्वू काफी जल्दी आगे बढ़ पाएगा और पिछले 2 दिनों में वो 80th फ्लोर पर आ चुका था। खैर आगे जिन्वू देखता है कि उसका माना लेवल कम हो रहा था, यानी कि जो उसके सोल्जर है कोई तो उसको मारता जा रहा है। हम देखते हैं कि ये हाई ऑर्क्स वाली टीम थी जो डीमन से पीट रही थी। इस डीमन ने पहले टीम ए पर हमला किया, फिर टीम बी पर, और अब ये टैंक की टीम पर भी अटैक करके उसे मार देता है। जिन्वू ये सब इनविजिबल होकर देख रहा था, पर ये डीमन जिन्वू पर भी हमला कर देता है। लेकिन जिन्वू को क्या कम समझ रखा गया यार, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बड़ी ही आसानी से इन सभी को मार देता है और लास्ट नाइट तो जिन्वू को देखकर ही डरने लगता है। अब जिन्वू इस आखिरी वाले नाइट को भी मारने जाने वाला था, पर वो नाइट खुद ही सरेंडर कर देता है और कहता है मुझे मत मारो। जो सुनकर फिर जिन्वू उसका हेलमेट उतार देता है और हम देखते हैं अरे ये नाइट तो एक लड़की थी। जिस पर जिन्वू कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरी शेडो आर्मी को मार दिया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, और वैसे भी तुम्हारे सभी साथी तो मारे जा चुके हैं, तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगी। जिस पर ये लड़की जिसका नाम एसिल है वो कहती है कि इनका काम मुझे प्रोटेक्ट करने का था, जिसमें ये मर भी गए तो क्या हुआ। जो सुनकर जिन्वू सोचता है बाप रे बाप, ये लड़की तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़कर वहां से जाने लगता है। जो देखकर एसिल फिर से जिन्वू पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर टस्क अपने शील्ड से जिन्वू को बचा लेता है। जो देखकर एसिल अब फिर से जिन्वू से माफी मांगने लगती है और कहती है अरे मैं तो भावना में बह गई थी, मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिस पर जिन्वू उससे पूछता है कि क्या वो उसे अगले फ्लोर का परमिट दिलवा सकती है, जिस पर एसिल बताती है कि हाँ, नेक्स्ट फ्लोर का परमिट एसिल की फैमिली के पास ही है। अगर जिन्वू उसे जिंदा छोड़ देता है तो वो उसे परमिट दिला देगी और एसिल को बाकी सभी फ्लोर की भी जगह पता है। अगर जिन्वू उसे और उसकी फैमिली को जिंदा छोड़ दे तो एसिल जिन्वू को वहाँ लेकर जा सकती है। तो अब जिन्वू एकदम डरावने तरीके से पूछता है सच सच बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। जिस पर एसिल कहती है अरे हाँ कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर जिन्वू एसिल से पूछता है कि आखिरकार तुम वैसे हो कौन। और यहीं पर ये सीन कट होता है और हम उसी एंट को देखते हैं जिसने यहाँ पर तबाही मचा दी थी और काफी सारे लोगों को मार दिया था। इधर जिन्वू एसिल से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में भी इंसानों को मारने का ऑर्डर मिलता है, जिस पर एसिल कहती है कि हमें ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता है, बल्कि हमें तो ऑर्डर मिलता है कि अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो। इसका मतलब ये लोग डंजन वाले डीमन से अलग हैं। फिर जिन्वू एसिल से पूछता है वैसे तुम्हें ये वाली आवाज कब से सुनाई दे रही है, जिस पर एसिल कहती है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से। जो सुनकर जिन्वू चौंक जाता है और फिर एसिल कहती है कि इससे पहले मैं डीमन रेल्म में थी। जिन्वू पूछता है कि तुम डीमन रेल्म में क्या कर रही थी, जिस पर एसिल जैसी जवाब देती है वैसे उसके साथ वही ग्लिच होता है जैसा बरूका और कारगलान के साथ हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वो एक रोबोटिक आवाज में कहती है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे से लड़ने के लिए जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे लड़ने के लिए सभी डीमंस को एकजुट होना होगा। और इसके बाद एसिल कहती है अरे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए और बेहोश हो जाती हैं। जो देखकर जिन्वू समझ जाता है कि अब वो एसिल से आगे सवाल नहीं पूछ सकता। वहीं दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन की मीटिंग देखते हैं जहां जिनचुल बताता है कि जापान के पास एक आइलैंड पर एक एंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है जिसमें 294 लोगों की जान चली गई है और 108 हंटर्स इनसे लड़ने गए थे, जिसमें 4 ई रैंक के हंटर, एक सी रैंक का हंटर और एक बी रैंक का हंटर मारे गए। फिर आखिर में एक ए रैंक के हंटर ने इस एंट को मार डाला। इसका मतलब कि इस एक एंट की पावर ए रैंक जितनी है। जो सुनकर गुनही कहता है कि ये आइलैंड जीजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था, मतलब कि अगर ये अच्छे से उड़ना सीख गए तो ये हमारे देश तक भी पहुंच जाएगी। हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा और तुरंत ही 4th जीजू आइलैंड रेड को शुरू किया जाए। वहीं इधर एसिल को भी होश आ गया था और वो जिन्वू को अपने साथ केसल में ले जाती है जहाँ जिन्वू को परमिट मिलेगा। लेकिन एसिल के फादर जिन्वू को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें जिन्वू की शेडो में पूरी सेना दिखाई दे रही थी। फिर जिन्वू कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है
कि अगर वो मुझे परमिट मिल गया तो मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब एसिल के फादर जिनवू को परमिट दे देते हैं और तुरंत यहाँ से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन जिनवू उनसे कहता है कि वो उसकी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, एक गाइड की तरह, क्योंकि उसे बाकी परमिट्स की भी जगह पता है और उसकी सेफ्टी की गारंटी मैं देता हूँ। और अब इसके लिए एसिल का फादर मान जाता है और फिर इसी तरह जिनवू 90th फ्लोर तक पहुँच जाता है। और अब इग्रिस और टेंग को भी काफी लेवल अप कर चुके थे। यहाँ पर एसिल अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लाई थी, क्योंकि 90 फ्लोर के बाद उन्हें काफी पावरफुल क्लेन मिलेंगे जिनसे अगर बातचीत करके परमिट मांग ले तो ही अच्छा रहेगा। जिस पर जिनवू एसिल से कहता है कि क्या अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम्हारे फादर मुझसे बात करते? बिल्कुल भी नहीं। और दुनिया ये ऐसी ही चलती है, इसीलिए मैं तुम्हारे क्लेन को छोड़कर बाकी सारे क्लेन को हरा दूंगा और तुम्हारा क्लेन नंबर 1 हो जाएगा। जिस पर एसिल पूछती है कि जिनवू उसके लिए इतना क्यों करेगा? जिस पर जिनवू कहता है वो क्या है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर एसिल थोड़ी सी शर्मा जाती है। असल में जिनवू एसिल को जिन्हू की तरह समझ रहा था और बुद्धू लोगों से जिनवू की दोस्ती ना थोड़ी जल्दी हो जाती है। अब जिनवू एसिल को यहीं से वापस लौट जाने को कहता है, क्योंकि आगे मुश्किल और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एसिल उसे परमिट्स की लोकेशन बता दे, बाकी सब जिनवू संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर एसिल कहती है कि नहीं, वो उसके साथ आखिर तक चलना चाहती है और देखना चाहती है कि जिनवू कितना लेवल अप कर सकता है। जो सुनकर फिर जिनवू भी उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। आगे के लेवल बहुत मुश्किल होते हैं, पर फिर भी जिनवू धीरे धीरे उन्हें पार करता जाता है और आखिर में जिनवू 97th फ्लोर पर भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चोई और चा हाई इन को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जीजू आइलैंड मिशन फिर से शुरू होने वाला है और इनके साथ साथ देश के सभी एस रैंक हंटर को ये बात बता दी गई है। जो सुनकर चा हाई इन सोचती है कि उसका बाहुबली यानी जिनवू भी उसके साथ चलेगा और इस मिशन में इनका पड़ोसी देश जापान भी इनकी मदद करेगा, क्योंकि अगर वो एंट उड़ना सीख गई तो फिर जापान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए उन सबको मिलकर ही इस खतरे को जड़ से खत्म करना होगा। मिशन का बैटल प्लान डिस्कस करने के लिए एक अल्ट्रा गिल्ड का हंटर उनके देश में आने वाला है। वहीं इधर जिनवू 100वें फ्लोर यानी लास्ट फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां उसका सामना होता है द डीमन लॉर्ड बैरन, जो कि एक व्हाइट ड्रैगन पर बैठा हुआ था और इसका ओरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब बैरन अपनी डीमन आर्मी को बुलाता है, जो जिनवू और एसिल को घेर लेते हैं और इन पर हमला करने भागते हैं। लेकिन जिनवू भी अपने आसपास डोमेन बना लेता है और उसकी शेडो आर्मी डीमन आर्मी से लड़ने लगती है। हम देखते हैं कि टस्क तो अकेले ही अपने फायर मैजिक से सैकड़ों डीमंस को जला देता है। जो देखकर इधर एसिल तो बिल्कुल ही हैरान थी। वो सोचती है कि बैरन यहाँ का राजा है और जिनवू सिर्फ एक घुसपैठिया, तो उसे किसकी साइड रहना चाहिए। अब बैरन आसमान से बिजली गिराता है, जिसमें एसिल भी मरने वाली थी, पर जिनवू उसकी जान बचा लेता है। अब यहाँ पर जिनवू सोचता है कि अगर इस तरीके से उसकी आर्मी बार बार मरती रही तो उसका माना जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसीलिए अब उसे जल्द से जल्द बैरन को मारना होगा। अब जिनवू गायब होकर बैरन पर अटैक करता है, लेकिन बैरन उसे फिर भी रोक लेता है और फिर वो अपने लेजर से जिनवू पर अटैक करने लगता है। अब जिनवू अपनी मदद के लिए टस्क और इग्रिस को बुलाता है। हम देखते हैं कि टस्क उस लेजर को रोकता है और जिनवू अपने डैगर से उस व्हाइट ड्रैगन का गला काट देता है, जिससे बैरन नीचे आ टपकता है। वहीं दूसरी तरफ हम हंटर्स की मीटिंग को देखते हैं, जिसमें ड्रो स्वॉर्ड गिल्ड का मास्टर गोटो भी शामिल था। ड्रो गिल्ड जापान की बहुत बड़ी गिल्ड है, जिसमें 11 एस रैंक हंटर हैं और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है और यह लोग जीजू आइलैंड मिशन में कोरिया की हेल्प करने आए हैं। गोटो की ट्रांसलेटर हानाकावा बताती है कि उड़ने वाली एंट की जिंदगी सिर्फ 1 साल की होती है, तो अगर क्वीन एंट मर जाए तो बाकी सारी एंट 1 साल में खुद ही खत्म हो जाएगी। और पिछले रेड मिशन को देखते हुए इन्हें ये भी पता चला है कि ये एंट्स पावरफुल एनिमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इसीलिए हम इसका फायदा उठाकर कुछ तो प्लान बना सकते हैं। तो इस मिशन में ड्रो गिल्ड के 10 एस रैंक होंगे, जिनमें गोटो भी है। हम सभी एंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आपका काम होगा क्वीन को मारना। जिस पर जिनचुल कहता है कि फिर तो आपको हजारों एंट्स का सामना करना होगा। जिस पर गोटो कहता है कि हम सिर्फ चारे की तरह एक्ट करेंगे। तो गुनी कहता है कि ठीक है, फिर इस जानकारी के हिसाब से प्लान बनाया जाएगा। वहीं इधर जिनवू बैरन से लड़ रहा था और उसका माना भी बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। टस्क, आयरन और इग्रिस तीनों साथ में बैरन पर हमला करते हैं, लेकिन बैरन टस्क और आयरन को तो मार देता है और इग्रिस भी उसका कुछ नहीं कर पाता है। फिर जिनवू एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बैरन उसे भी रोक देता है और जिनवू को गर्दन से हवा में उठा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टस्क और आयरन
आयरन बेरन को पकड़ लेते हैं, पर बेरन फिर से इन दोनों को मार देता है। अब तक जिन्वू का सारा माना खत्म हो गया था। इसका मतलब वो अपनी शेडो आर्मी में से भी किसी को नहीं बुला सकता। हम देखते हैं कि अब इन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन बेरन तो जिन्वू को कड़ाके की टक्कर दे रहा था और आखिर में वो जिन्वू का डेगर भी उससे दूर कर देता है। और अब जिन्वू खाली हाथ था। अब आगे तो बेरन अपने हाथ से ब्लास्ट करके जिन्वू को मारने वाला था, लेकिन तभी एसिल अपना भाला उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे बेरन का ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर जिन्वू बेरन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और फिर तो एक जोरदार पंच मारकर बेरन की गर्दन ही अलग कर देता है, जिससे बेरन वहीं पर ट्याव ट्याव फिश। और यहाँ पर जिन्वू का डीमन कैसल का मिशन भी पूरा हो जाता है। और फिर जिन्वू एसिल से कहता है कि वापस जाकर अपने फादर को बता दो कि अब उनकी फैमिली टॉप पर है। और फिर हम देखते हैं कि जिन्वू को एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीनों आइटम्स मिल गए थे, लेकिन उसे सक्सेसफुली तैयार करने के लिए जिन्वू का इंटेलिजेंस भी एकदम हाई होना चाहिए। पर जिन्वू तो शुरू से ही अपने पावर पर ही ध्यान दे रहा था, लेकिन फिर भी जिन्वू सिस्टम से कहता है कि तुम एलिक्सिर ऑफ लाइफ को बनाओ। और हम देखते हैं कि प्रोसेस पूरा होते ही जिन्वू को एलिक्सिर ऑफ लाइफ की पूरी 6 बोतल्स मिल जाती है। और अब जिन्वू को जल्दी से अपनी मदर के पास जाना होगा ताकि वो उन्हें एलिक्सिर ऑफ लाइफ देकर ठीक कर सके, क्योंकि उन्हें भी एटर्नल स्लेम्बर की बीमारी है। उसी वक्त आयरन उस ड्रैगन की बॉडी को भी यहाँ पर ले आता है, और क्योंकि ये ड्रैगन कोई डीमन नहीं है, इसलिए जिन्वू उसकी शेडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और फिर जिन्वू अराइज बोलकर उस ड्रैगन की शेडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है जिस पर बेरन बैठा हुआ था, और जिन्वू उसका नाम काइजल रखता है। आगे हमें पता चलता है कि अगर जिन्वू यहाँ से एक एक फ्लोर करके जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन तभी जिन्वू देखता है कि रिवॉर्ड में उसे एक रूइन स्टोन मिला था, जिससे उसे एक न्यू पावर भी मिलती है। इस नई पावर का नाम शेडो एक्सचेंज होता है, और इसका मतलब वो अपनी किसी भी शेडो के साथ अपनी जगह बदल सकता है, चाहे फिर उसकी शेडो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो फिर जिन्वू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसी सोल्जर से अपनी जगह को एक्सचेंज करता है जिसको उसने पेट्रोलिंग के लिए लगाया था। पर एसिल यहाँ पर जिन्वू से कुछ कहना चाहती थी, पर वो उसे बोल ही नहीं पाती है। कुछ बात है जो लफ्जों पर आई नहीं। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू अपने मोहल्ले में आ गया था, और इस पावर को फिर से यूज करने के लिए जिन्वू को 3 घंटे का वेट करना होगा। इसलिए फिर जिन्वू कैजल को बुलाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहीं उधर गुनही जीजू आइलैंड मिशन के लिए प्लान बना रहा था। ये लोग हंटर्स की मैजिक पावर का यूज करके एंट्स को क्वीन से अलग कर देंगे, जिसके बाद ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे होगा ये कि एंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, और फिर दूसरी टीम नेस्ट में घुसकर क्वीन को मार देंगे। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या इन्हें ये नहीं पता कि रेडियो वेव्स वाला प्लान काम करेगा भी या नहीं करेगा, इसीलिए इन लोगों ने साथ ही साथ वहाँ से भागने का प्लान भी बना लिया था कि प्लान फेल हो गया तो भागना कैसे वहाँ से। अब बस इन्हें हंटर्स को जीजू आइलैंड पर भेजना है। फिर आगे हम बेग को देखते हैं जो कि अपने पुराने दोस्त के साथ डिनर कर रहा था, जिसका नाम मिन ब्यूंग ग्यू है, जो कि एक रिटायर्ड एस रैंक का हीलर है। ब्यूंग बेग से कहता है कि तुम अभी भी उस मिशन पर जाओगे जबकि तुमने अपनी आंखों से यूनसोक को मरते हुए देखा था, जिस पर बेग कहता है कि इसीलिए तो मैं वहां पर जा रहा हूं, क्योंकि अगर वो एंड्स हमारे देश तक आ गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो ब्यूंग कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, जिस पर बेग कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें गुड बाय बोलने आया था, क्योंकि पता नहीं वो लोग वापस मिले या फिर नहीं मिले। ब्यूंग कहता है दरअसल वो एक गवर्नमेंट जॉब करके नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, इसीलिए मैं हंटर्स की जॉब से रिटायर हुआ था। वहीं इधर जिन्वू हॉस्पिटल आ गया था, जहां वो देखता है कि उसकी मदर के गर्दन पर जलने के निशान थे, जो जिन्वू की वजह से ही हुए थे, पर फिर भी उसकी मदर ने उसे कुछ नहीं कहा था। अब जिन्वू सिस्टम पर भरोसा रखकर अपनी मदर को एलिक्सिर ऑफ लाइफ पिला देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ पीते हैं वो एकदम ठीक होने लगते हैं, बल्कि उसकी मदर के गर्दन पर जो जलने के निशान थे वो भी गायब हो जाते हैं। जिन्वू अपनी मदर को जागने के लिए कहता है, क्योंकि उसने जितनी भी मेहनत की है वो सिर्फ अपनी माँ के लिए ही करी है। और फिर कुछ देर में जिन्वू अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी मदर उठ गई थी। उसकी मदर जिन्वू को देखते ही पहचान लेती है और पूछती है कि वो कितने टाइम से सो रही थी और जिन्ना कैसी है, जिस पर जिन्वू एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पूरे 4 साल से माँ और जिन्ना बिल्कुल ठीक है। अपनी माँ को ठीक देखकर तो जिन्वू के आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो रोए ही जा रहा था, रोए ही जा रहा था। फिर जिन्ना भी यहाँ पर आ जाती है और अपनी मदर को रोते हुए गले लगा लेती है। अब ये सब देखकर जिन्वू सोचता है
कि उसकी पूरी मेहनत रंग लाई है और उसे रियल रिवॉर्ड तो अब मिला है। इधर गुनही मीडिया बुलाता है और सभी को बताता है कि हंटर एसोसिएशन 4th जीजू आइलैंड मिशन करने वाले हैं, जिसमें न सिर्फ हमारे देश के हंटर होंगे बल्कि जापान से भी 10 एस रैंक हंटर आ रहे हैं। और ये न्यूज देखकर ब्यूंग को याद आता है कि कैसे पहले वो और युनसोक इस मिशन पर जाने से डर रहे थे, पर उस वक्त युनसोक ने कहा था कि अगर हम लड़ सकते हैं तब भी हम इतना डर रहे हैं तो जो लोग लड़ नहीं सकते उन्हें कितना डर लग रहा होगा। खैर अब शायद ब्यूंग का भी रेड पर जाने का मन हो रहा था। वहीं इधर जिन्वू और जिन्ना अपनी मदर को अपने घर ले आते हैं, जो कि बिल्कुल ही बिखरा हुआ पड़ा था, क्योंकि जब से जिन्वू गया था तब से जिन्ना ने बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी। यार यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, हमारे यहाँ तो लड़के बिगाड़ा करते हैं और लड़कियां सब एकदम व्यवस्थित रखती है। खैर अब तीनों मिलकर सफाई करने लगते हैं और अपने घर को फिर पहले जैसा देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन पता नहीं उसे काफी अजीब लग रहा था, जैसे उसने कोई लाइन क्रॉस कर दी हो। उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या उसके फादर की कोई खबर मिली, और उसने ये भी सुना था कि जिन्वू एक एस रैंक का हंटर बन गया है। वैसे दोस्तों जिन्वू की मदर का नाम क्यूंग है। क्यूंग कहती हैं कि जिन्वू की एस रैंक होने की खबर सुन के उसे काफी खुशी हुई थी, क्योंकि उसके फादर भी एक फायर फाइटर थे और बाद में वो भी हंटर बन गए थे। वो लोगों की जान बचाते थे और ये देखकर ही क्यूंग ने उनसे शादी करी थी और जिन्वू बिल्कुल अपने पापा पर गया है। तभी जिन्ना कहती है कि वो तो डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो लोगों की जान बचा सके, जो सुनकर क्यूंग कहती है वाह तुम भी अपने पिताजी पर गई हो। तभी जिन्वू को हंटर एसोसिएशन का कॉल आता है। वहीं इधर गुनही बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस एंड्रे नाम का एक हंटर उनसे मिलने आया था, जो कि अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है। नेशनल लेवल हंटर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अकेले ही पूरे देश की आर्मी जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी यहाँ जिन्वू भी आ जाता है और गुनही उसे बताता है कि 4 दिन में वो जीजू आइलैंड के रेड के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं और ये काफी अच्छा मौका है जिन्वू के लेवल अप करने के लिए। लेकिन अब तो वो अपनी मदर को ठीक कर चुका है, तो अब उसके पास तो कोई मोटिवेशन बचा ही नहीं है। तभी उसे काफी स्ट्रॉन्ग माना फील होता है। तो गुनी उसे बताता है कि एस रैंक के हंटर्स वार्म अप कर रहे हैं, तुम्हें भी उन्हें देखकर आना चाहिए। वहाँ हम देखते हैं कि बेक और हंटर माँ फाइट कर रहे थे। जिन्वू देखता है कि बेक तो हार रहा था, जिस पर चोई जिन्वू को बताता है कि अगर बेक अपनी फुल फॉर्म में आ गया ना तो वो बिल्कुल एक बीस्ट बन जाएगा और उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। और फिर यहाँ पर और जापान के एस रैंक हंटर्स भी आ जाते हैं और एक हंटर जिन्वू को देखकर पूछती है ये कौन है, जिस पर हानाकावा बताती है कि ये जिन्वू संग है जो नया एस रैंक हंटर बना है। तो गोटो कहता है कि जिन्वू जरूर असेसिन टाइप का हंटर होगा, लेकिन हानाकावा बताती है नहीं ये एक जादूगर है, जो बात गोटो को हजम नहीं होती। वहीं पर छा हाइन भी देखती है कि उसका बाहुबली भी यहाँ पर आया है। बेक और माँ को लड़ते हुए देखकर हानाकावा कहती है ये लोग इस देश के एस रैंक के हैं, ये तो बड़े ही कमजोर है। हानाकावा ने हमेशा गोटो को लड़ते हुए देखा है, इसलिए शायद उसे सब कमजोर लग रहे थे। लेकिन ये बात नाइट गिल्ड का मास्टर सुन लेता है, जिसका नाम जोंगसू है। हानाकावा कहती है ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना, जिस पर जोंगसू का असिस्टेंट बताता है कि ये एस रैंक का नहीं है, ए रैंक का हंटर है, इसीलिए नहीं सुना होगा। लेकिन तुम ज्यादा होशियार मत बनो, हमारी गिल्ड भी देश के टॉप 5 में आती है। गोटो कहता हूँ अच्छा, तो फिर हमें आपस में एक फ्रेंडली मैच कर ही लेना चाहिए, जिसमें सिर्फ एस रैंक के हंटर ही पार्ट लेंगे। जिस पर गुनही कहता है ये तो अच्छा आइडिया है, पर इसमें जादूगर और बाकी हंटर्स हिस्सा नहीं लेंगे, यानी सिर्फ लड़ने वाले हंटर्स ही पार्ट ले सकते हैं। तो बेक कहता है कि जो भी गिरा वो हार जाएगा और हम सभी एक टीम की तरफ फाइट करेंगे, क्योंकि जीजू आइलैंड में भी ऐसा ही होने वाला है। अब एक टीम में थे छा हाइन, बेक, मा और लिम। वहीं दूसरी टीम में थे जापान के हंटर्स होशिनो, केंजो, तुआता, कुमामोटो। आगे हम देखते हैं कि मा अपनी साइज को बड़ा कर लेता है और केंजो मा से लड़ने लगता है। वहीं होशिनो लिम से लड़ रहा था, लेकिन लिम के लिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो एक रेंज टाइप का फाइटर है। तभी हम देखते हैं कि मा अपनी साइज को और बड़ा कर लेता है, जिससे वो काफी इजीली एरिना को तबाह कर रहा था, जो देखकर गुनी कहता है मुझे लगता है कि हमें इससे और स्ट्रॉन्ग होना होगा। वहीं बेक कुमामोटो से लड़ रहा था, लेकिन कुमा की फटी पड़ी थी, इसलिए वो सिर्फ बेक के हमलों से बच रहा था। फिर हम देखते हैं कि बेक अपनी पावर को और बढ़ाकर कुमा से लड़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि मा तो केंजो से हार गया होता है और ये पहली बार था जब माँ को किसी ने जमीन पर पटका था। वहीं होशिनो ने भी लिम को हरा दिया था, पर बेक और कुमामोटो अभी भी लड़ रहे थे। तभी बाकी हंटर्स भी उनके सामने आ जाते हैं
दूसरी तरफ छा आइन एक फीमेल हंटर से लड़ रही थी और छा आइन की फाइटिंग स्टाइल को देखकर उसका निक नेम डांसर रख दिया गया था। अब जैसे ही छा आइन देखती है कि बेक दो ओपोनेंट से अकेले लड़ रहा है तो वो तुरंत अपने ओपोनेंट को नॉक करने के बाद बेक की हेल्प करने चली जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे कुमामोटो यानी कुमा आ जाता है, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में वो भूल ही जाती है कि ये तो एक फ्रेंडली मैच है और कुमा पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हमला कर देती है। अब ज्यादा डैमेज लेने के कारण कुमा अपनी बर्सर्क फॉर्म में चला जाता है, जो देखकर उसके गिल्ड मेट्स को उसकी चिंता होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि कुमा तो सिर्फ छा आइन को जख्मी करना चाहता था, इसीलिए वो उस पर फुल ताकत से हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू ने बीच में आकर कुमा के हमले को रोक दिया है। अब कुमा तो जिन्वू पर भी हमला करने जा रहा था, पर जिन्वू इजीली उसे नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेक भी अब फाइनली हार मान जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाता ना तब भी मैच का रिजल्ट नहीं बदलता, मैं हार ही जाता। यहीं पर गोटो जिन्वू की पावर को देखकर कहता है ये आखिर कहां से एक जादूगर लग रहा है। फिर हानाकावा जिन्वू के पास जाकर कहती है कि गोटो आपके साथ फाइट करना चाहते हैं। जो सुनकर जिन्वू सोचता है लगता है गोटो मेरी पावर्स को टेस्ट करना चाहता है। चलो वैसे भी मेरे लिए ये अच्छा मौका है, मैं ये देख लूंगा कि डीमन कैसल के बाद मेरी पावर कितनी बड़ी है। फिर हानाकावा गोटो को बताती है कि जिन्वू आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, पर एक शर्त पर कि आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। वहीं हम देखते हैं न्यूज में जीजू आइलैंड मिशन के बारे में बताया जा रहा था और जूही भी उसे देख रही थी और फिर वो एसोसिएशन को कांटेक्ट करती है ताकि वो भी सपोर्ट टीम को ज्वाइन कर सके। वहीं एरिना में छा हाई इन कहती हैं कि क्या हमें इस फाइट को रोकना नहीं चाहिए, जिस पर बेक कहता है कि अगर ये कोई नॉर्मल जादूगर वर्सेस कॉम्बैट टाइप होता तो हम उसे जरूर रोकते हैं, पर तुम भी ये जानती हो कि तुम्हारे बाहुबली मतलब जिन्वू में कुछ भी खास नहीं है। अब जिन्वू गोटो से कहता है कि चलो मैच को शुरू करें, लेकिन उसके सेंटेंस पूरा करने से पहले ही गोटो उस पर हमला कर देता है और जैसे जैसे गोटो जिन्वू पर हमला कर रहा था जिन्वू उनसे बच रहा था, जो देखकर सभी हंटर्स बहुत शॉक थे क्योंकि वो तो गोटो के हमले को देख भी नहीं पा रहे थे। और तभी छा आइन देखती हैं कि जिन्वू सिर्फ गोटो के हमलों को डॉज नहीं कर रहा है बल्कि गोटो की ताकत को मेजर भी कर रहा है और साथ ही में फिल भी कर रहा है, हंस भी रहा था। और इससे तो गोटो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, साले। और इसीलिए फिर गोटो तुरंत अपनी पावर को बढ़ाकर जिन्वू पर हमला करने लगता है और उसके चेहरे पर एक कट भी लगा देता है। लेकिन फिर जिन्वू उसके हाथ को पकड़ ही लेता है, जो देखकर गोटो कहता है ये मेरी कलाई को भी तो पकड़ सकता था पर इसने मेरे हाथ को ही पकड़ा। जिस पर जिन्वू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ लेता तो ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता, और ये तो ना मैं चाहता हूँ और ना ही तुम, है ना। और अब फाइट और सीरियस होने वाली थी क्योंकि ये दोनों थोड़ा पीछे हटकर अपनी पावर को बूस्ट करने लगते हैं, जो देखकर सभी एस रैंक का सोचते हैं कि अगर ये और आगे बढ़े तो दोनों सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। और फिर जैसे ही वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं एस रैंक उन्हें बीच में ही पकड़कर रोक देते हैं। फाइट के बाद माँ जिन्वू की तारीफ करता है, वाह क्या गजब लड़े हो यार तुम तो भैया। और इन सब के दौरान जिन्वू ने उन सभी के शेडो में अपने शेडो सोल्जर्स को छुपा दिया था। फिर गोटो वहाँ से चला जाता है और जिन्वू गुनही को बोलता है कि वो जीजू आइलैंड मिशन पर नहीं जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि गोटो अपने वाइस गिल्ड मास्टर से बात कर रहा था कि यहाँ एक कमाल का हंटर है जिसका नाम जिन्वू है, जिस पर वाइस गिल्ड मास्टर कहता है कि वो कितना भी ताकतवर हो तुमसे ज्यादा तो नहीं होगा। जिस पर गोटो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। जिस पर वाइस गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि क्या इतना कमाल का है वो सच में, लेकिन ग्रेड लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं है। वहीं चोई छा आइन को बताता है कि जिन्वू जीजू आइलैंड पर नहीं जा रहा है। खैर पर फिर भी 15 एस रैंक हंटर तो वहां पर जा ही रहे हैं और इतनी ताकत काफी होगी और इस बार हम उनको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ बेक भी देखता है कि ब्यूंग रेड पर नहीं जा रहा है। खैर जब जिन्वू घर पहुंचता है तब वो देखता है कि क्यूंग ने उसके लिए खाना बनाया है, जिसके बाद वो सभी बैठकर खाना खाते हैं। और यही वो वजह है कि जिन्वू रेड पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना है। वहीं दूसरी तरफ हम जीजू आइलैंड का सीन देखते हैं जहां खाने की कमी होने की वजह से एंड्स आपस में एक दूसरे को खाने लगती हैं, जो देखकर क्वीन कहती हैं कि मुझे अब एक स्ट्रॉन्ग बच्चा चाहिए जो हमारे किंगडम को संभाल सके। और इसी बीच हम एक बड़े से एग को भी देखते हैं जो नॉर्मल से काफी बड़ा था और थोड़ी देर बाद ही उस एग में से एक एंट बाहर आती है जो बाहर आते ही अपना कलर चेंज कर देता है और ये काफी ज्यादा ह्यूमन की तरह दिख रहा था। और
और फिर जैसे वो चिल्लाता है उसकी मैजिकल एनर्जी आसमान को छू जाती है। इधर हमें न्यूज में भी उन्हीं एंड्स के बारे में ही बताया जा रहा था कि थर्ड रेड पर यह एंड्स सिर्फ चल सकती थी पर अब ये उड़ भी सकती हैं और ये धीरे धीरे इवोल्व होती जा रही हैं। वहीं सोंग ये जिन्हू से बोल रही थी कि मुझे भी सपोर्ट टीम को ज्वाइन करना है, जिस पर जिन्हू कहता है कि तुम सिर्फ ई रैंक की हो तो तुम ज्वाइन करके क्या करोगी, जो सुनकर सोंगी को गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूही हंटर टीम को सपोर्ट करने चली जाती है और फिर अगले दिन रेड शुरू हो जाती है। सबसे पहले काफी सारे शिप्स पूरे आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन शिप्स में हंटर भी हैं ताकि अगर कोई एंट भागने की कोशिश करे तो वो उसको वहीं पर निपटा दे। वहीं पर जाने से पहले माँ अपने वाइस गिल्ड मास्टर से कहता है कि उसकी गैर हाजिरी में वो सब कुछ संभाल ले। फिर हम काफी सारे हंटर्स को देख पाते हैं जहां सबसे आगे ए और बी रैंक के हंटर्स खड़े थे और उनके बाद उनसे लो रैंक के। तभी बेक देखता है कि ब्यूंग भी यहाँ पर आ चुका है मिशन को ज्वाइन करने के लिए। इधर जापान के हंटर्स भी जीजू आइलैंड पहुंचकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कोरिया के हंटर्स भी हेलीकॉप्टर से यहाँ आ रहे हैं। इनके साथ एक ए रैंक का कैमरामैन भी है। और फिर जब सभी आइलैंड पर पहुंचने वाले थे तो गोटो के इशारे पर सभी अपना ओरा रिलीज करते हैं और उनके ओरा रिलीज होते ही सभी एंड्स उनकी तरफ जाते हैं, पर कुछ एंड्स हेलीकॉप्टर की तरफ भी आ रहे थे। तो फिर तभी चोई बाहर आकर अपने सिर्फ 2 हमलों में उन सभी एंड्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद सभी हंटर्स आइलैंड पर उतरने की तैयारी में थे। शिप से भी रेडियो वेव्स भेजनी शुरू कर दी जाती है जिससे एंड्स का क्वीन से कनेक्शन टूट जाएगा। फिर आगे जापान के हंटर अकेले ही काफी सारी एंड्स को मारने लगते हैं, जिससे उन्हें लगने लगता है कि वो तो अकेले ही इस रेड को पूरा कर सकते हैं। वहीं कोरिया के हंटर उस वोल्केनो के अंदर चले जाते हैं जहां पर क्वीन रहती है और फिर चोई अपने मैजिक से ऊपर एक नेट भी बना देती है ताकि कोई एंट अंदर ना आ पाए। फिर उन्हें काफी सारे रास्ते दिखते हैं पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन से रास्ते में जाना है, इसलिए फिर चोई अपने मैजिक से काफी सारे अटैक हर एक रास्ते में भेजता है जिससे उन्हें रास्ता मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू तो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था और आज कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था क्योंकि सभी उस रेड को देख रहे होंगे अपने अपने घर में बैठकर। वहीं कोरिया के हंटर्स को एक्स का चेम्बर मिल जाता है, इसका मतलब क्वीन का रूम भी यहीं कहीं पर होगा। तभी उन सभी को वही बड़ा एक दिखता है जिसे देखकर ब्यूंग एकदम डर जाता है और बेक यहाँ पर सोचता है कि हमें क्वीन पर फोकस करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि ब्यूंग क्यों डर रहा होगा। एंट्स काफी तेजी से इवोल्व करती हैं और पता नहीं इस एक से निकला हुआ एंट कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तभी हम देखते हैं कि केंजो को एक एंट घायल कर देती है और इसीलिए वो अपने हीलर के पास हील होने चले जाता है। लेकिन तभी वो हीलर कहती है कि मैं तुम्हें हील तो कर दूंगी पर उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। तो अभी इनके पास कुछ एंट्स का ग्रुप आने लगता है और जैसे ही केंजो अपनी हीलर की तरफ देखता है वो देखता है कि उनकी हीलर का सर कट चुका है, जो देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। और जैसे वो मॉन्स्टर अकारी की गर्दन काटता है केंजो और दूसरा हंटर चौकन्ने हो जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर केंजो की भी गर्दन काट देता है और जब दूसरा हंटर वहाँ से भागने लगता है तो वो मॉन्स्टर उसकी भी गर्दन उड़ा देता है। और वही कोरिया के हंटर्स अंदर उन एंट्स को बड़ी आसानी से मार देते हैं। फिर बेक अपनी पावर का यूज करके उन एंट्स की क्वीन की लोकेशन पता लगाने लगता है और बेक बताता है कि क्वीन काफी सारे एंट्स के बीच में है और हमें ये भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या ताकत है। आगे हम देखते हैं कि कोरिया के हंटर क्वीन के रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो काफी सारी एंट से घिरी हुई होती है, इसीलिए फिर ब्यूंग अपनी हीलर एबिलिटी से सभी को बूस्ट दे देता है। हम देखते हैं कि बेक और चोई जैसे हंटर जो कभी भी अपनी पावर का पूरा यूज नहीं करते हैं आज वो भी अपनी फुल फॉर्म में आ चुके थे और बेक तो सच में एक बीस्ट बन चुका है। और तभी कैमरामैन को कोई कॉल पर बताता है कि रेड की व्यूवरशिप 86 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच गई है। तो फिर वो तो और फॉर्म में आ जाता है और अच्छी फुटेज के लिए कैमरामैन और आगे जाने लगता है, पर ब्यूंग उसे वहीं पर रोक देता है और कहता है भूलो मत ये एस रैंक की रेड है तो तुम्हें अपने सेफ्टी का पहले ध्यान रखना चाहिए। फिर लिम अपने एरोस को एंड्स की तरफ शूट करता है और चोई भी अपनी फायर मैजिक का यूज करते हुए उन्हें मारते जा रहा था। लेकिन वहीं हम बेक को देखते हैं जो अपने व्हाइट टाइगर फॉर्म में बिना किसी मैजिक के ही सिर्फ अपने हाथों से उन एंड्स को मारता जा रहा था धमाधम धमाधम। और कुछ ही देर के फाइट के बाद वो सभी एंट गार्ड्स को मार देते हैं। आगे फिर क्वीन एंट माँ पर हमला करती है जिसे माँ अपने शील्ड से रोक लेता है और तभी के तभी लिम
लिम भी अपने एरो से क्वीन पर हमला करता है, पर तभी क्वीन पॉइजन ब्रीथ से सभी को घायल कर देती है, पर ब्यूंग तुरंत ही उन्हें हील कर देता है। जो देखकर क्वीन ब्यूंग पर हमला करने जाती है, पर माँ उसे रोक देता है और मौका देखकर चोई अपनी फायर बॉल से क्वीन पर हमला कर देता है। लेकिन महाराज, इतने पावरफुल हमले के बाद भी क्वीन खड़ी थी और वो काफी तेजी से चिल्लाने लगती है, जो पूरे आइलैंड में आवाज गूंजने लगती है, जो सुनकर सभी हंटर सोचने लगते हैं कि हम बाकी एंड्स को यहाँ पर नहीं आने दे सकते। और फिर चोई और बाकी हंटर्स मिलकर क्वीन को पकड़ लेते हैं और चा हाइन अपनी स्वॉर्ड से क्वीन के सभी पैर काट देती है और फिर आखिर में अपने आखिरी हमले से चा हाइन क्वीन की गर्दन भी उड़ा देती है। और ये देखकर तो पूरा का पूरा देश खुश हो जाता है और गुनही कहता है, आखिरकार हमारा मिशन पूरा हुआ, क्योंकि क्वीन के मरने के बाद वो सभी एंड्स सिर्फ 1 साल के अंदर ही मर जाएंगे और जीजू आइलैंड फिर से ह्यूमन के रहने के लिए सेफ हो जाएगा। तभी हम नोटिस करते हैं कि बेक काफी चिंता में लग रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर क्वीन चिल्लाई क्यों थी, क्या कुछ बुरा होने वाला है। तभी ब्यूंग उसके पास आकर कहता है, अरे तुम परेशान क्यों हो, हमने युनसो का बदला ले लिया है और अब क्वीन मर चुकी है। इधर शिप पर गोटो नोटिस करता है कि सभी एंड्स नेस्ट की तरफ वापस जा रही हैं और गोटो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और मुझे इन्फॉर्म करो। वहीं चोई भी नोटिस करता है कि जो फायर बैरियर उसने लगाया था वो एंड्स ने तोड़ दिया है और तभी अचानक से सभी हंटर्स एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस नोटिस करते हैं और तभी देखते ही देखते उनके सामने वही एंट आ जाता है जो उस बड़े से से निकला था और इसका नाम द एंट किंग है। जब एंट किंग अपना ओरा रिलीज करता है तो सिर्फ उसकी स्मेल से ही चा हाइन अपने घुटनों पर आ जाती है और इसी से सभी को पता चल जाता है कि एंट किंग कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं कि एंट किंग क्वीन की बॉडी के पास जाकर उसके सर को खाने लगता है और फिर उसके सर को खाते ही वो सभी हंटर्स की तरफ एकदम गुस्से से देखता है और फिर तो वो तुरंत ही चा हाइन को दूर फेंक देता है और उससे लड़ने के लिए माँ खुद को काफी बड़ा कर लेता है और उस पर हमला करने लगता है। पर एंट किंग तो महाराज कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो उसका कुछ नहीं कर पाता है। एंट किंग अपने एक ही मुक्के से माँ की शील्ड और उसके हाथ को तोड़ देता है और जैसे ही माँ अपने दूसरे हाथ से हमला करता है, एंट किंग उसका दूसरा हाथ भी अलग कर देता है। एंट किंग एक बार में ही बेक और चोई दोनों को हरा देता है, यहाँ तक कि एंट किंग लिम के सबसे पावरफुल एरो को भी सिर्फ एक हाथ से ही रोक देता है। और जैसे ही एंट किंग लिम को मारने वाला था, वैसे ही माँ वापस से एंट किंग के सामने आकर लिम को बचा लेता है। वो कहता है कि जब तक हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट हीलर है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ब्यूंग अपनी स्किल का यूज करके पूरी तरीके से गायब हो गया था, पर इस स्किल को यूज करते हुए ब्यूंग अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। और आगे फिर हम देखते हैं कि माँ होशियारी तो मारा था, लेकिन वो एंट किंग से बुरी तरीके से पीट चुका था, धड़ाधड़। और तभी एंट किंग को ब्यूंग की प्रेजेंस फील होती है और वो तुरंत उसके पीछे जाकर ब्यूंग के पेट में अपना हाथ घुसा देता है। और तभी हम देखते हैं कि फिर एंट किंग ब्यूंग के सर को भी खा जाता है, जो देखकर बेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एंट किंग पर हमला करने जाता है। पर एंट किंग फिर से उसे पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। और आगे हम देखते हैं कि अब एंट किंग ब्यूंग की तरफ बोलने लगता है, यहाँ से भाग जाओ। और आगे एंट किंग कहता है कि तुमने हमारी क्वीन को मार दिया और तुम हमारे कुछ सोल्जर्स को मारकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा किंग कहाँ पर है। और तभी एंट किंग को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और वो बेक को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब जैसे ही बेक सबको लेकर यहाँ से निकलता है, वहाँ पर काफी सारी एंट्स आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गोटो की 2 टीम कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। फिर गोटो और उसकी टीम मिसिंग टीम की लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ अपनी टीम की डेड बॉडीज ही मिलती है। और तभी गोटो को जापान के चेयरमैन का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि उन एंड्स के साइज को देखकर तुम्हें क्या लगता है, क्या कोरिया के हंटर्स के बाहर आने का कितना % चांस है। जिस पर गोटो कहता है कि उनके साइज को देखकर तो लगता है शायद 0%, अब वो बाहर नहीं आ सकते। जो सुनकर जापान का चेयरमैन उन्हें वहां से वापस आने का ऑर्डर दे देता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी जैपनीज हंटर को वहां से वापस आना पड़ा और उनके सेक्रीफाइस को जाया ना जाने देने के लिए वहां दूसरी टीम जाती है और ये टीम अब जीजू आइलैंड रेड को पूरा करेगी। अब इससे एक फायदा ये भी होगा कि कोरिया की मिलिट्री फोर्स बहुत कमजोर हो जाएगी और हम उनके एस रैंक गेट्स पर भी कब्जा कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एंट किंग आकर उनके टीम के एक बंदे की गर्दन काट देता है, जो देखकर गोटो होशिनो को दूसरी टीम के पास भेज देता है। और एंट किंग गोटो से पूछता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो।
जिस पर गोटो हाँ बोलता है और एंट किंग की पावर देखकर गोटो को सेम वही डर फील हो रहा था जो जिन्वू ने उसे करवाया था। दूसरी तरफ एंट्स काफी ज्यादा तादाद में हंटर्स के पास आ रही थी, पर अभी लड़ने की हालत में सिर्फ चोई है, पर वो भी इतनी सारी एंट्स को अकेले तो नहीं रोक सकता था। और जैसे इन लोगों को लगता है कि ये तो उनका आखिरी टाइम आ गया है महाराज, और वो अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों को याद करने लगते हैं। पर तभी उनकी शेडो में से जिन्वू के शेडो सोल्जर बाहर आकर एक बैरियर बना लेते हैं और तभी हम जिन्वू को भी देखते हैं जो अपने एक सोल्जर से अपनी पोजीशन को स्विच कर लेता है। और तभी देखते ही देखते वहां पर और शेडो सोल्जर आ जाते हैं। इग्रिस, आयरन और टैंक मिलकर उन सभी एंड से लड़ने लग जाते हैं और तभी उनके पीछे अचानक से जिन्वू आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं इधर हमें पता चलता है कि न्यूज पर से कैमरे का टेलीकास्ट हट चुका है, जो देखकर चैनल का स्टाफ काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो कैमरामैन से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि वो कैमरामैन भाई साहब तो अपने डब्बे को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, इतने सारे हंटर्स मर गए हो, एक से एक पावरफुल हंटर अभी तक मर चुका है, लेकिन ये कैमरामैन अभी तक जिंदा है। इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है दोस्तों, कैमरामैन नेवर डाई। खैर आगे हम देखते हैं कि इग्रिस, आयरन, टैंक और टस्क मिलकर सभी एंड्स को संभालने लगते हैं और जिन्वू अपने हाथों से सभी को हीलर पोशन पिलाता है। लेकिन छाइन की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए जब जिन्वू उसे पोशन पिलाता है तो उसकी हालत ठीक हो ही नहीं रही थी, क्योंकि अभी जिन्वू भी उस लेवल पर पहुंचा नहीं है। वहीं गुनही और बाकी सब सिग्नल ना मिलने की वजह से परेशान हो रहे थे और गुनही कहता है कि उन्हें मेडिकल टीम को तैयार करना चाहिए। दूसरी तरफ शिप पर जो सिग्नल इंटरफेरेंस वाले लोग आए थे वो अपने चेयरमैन को बता देते हैं कि गोटो तो मर चुका है, क्योंकि तब से ही वो गोटो को कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। और वहीं नेस्ट के अंदर की हालत को देखकर जिन्वू डिसाइड करता है कि अब वो इन सभी के सामने ही सभी मरे हुए एंड्स को अपनी आर्मी में ऐड कर लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी एंड्स अपने किंग के लिए रास्ता बनाने लगती हैं। एंट किंग की एंट्री हो रही है, जिसे देखकर जिन्वू को कुछ डर वर नहीं लग रहा था। हो वो एंट किंग के पास जाने लगता है और अब जिन्वू और एंट किंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने लगते हैं। वहीं उधर फाइनली कैमरामैन की काफी कोशिश के बाद उसे सिग्नल आ जाता है और वापस से सब कुछ लाइव हो जाता है और फिर तो सभी को देखने को मिल जाता है कि जो एंट किंग के साथ लड़ रहा है वो जिन्वू है। और यह चीज देखकर जिन्ना भी काफी हैरान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एंट किंग जिन्वू पर हमला कर देता है और उस हमले से पूरी तरफ धूल ही धूल हो जाती है। पर जैसी धूल हटती है तो हम देखते हैं कि जिन्वू को तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जिन्वू कहता है, साले बड़ी मुश्किल से तो मैं अच्छे से नहा के आया था, धुला ही धुला उड़ा दिया। और वो एंट किंग को एक खतरनाक पंच मारता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था, पर एंट किंग भी बड़ी मुश्किल से उसे सर्वाइव कर लेता है। अब जिन्वू की पावर देखकर सभी शौक में पड़ जाते हैं कि क्या सच में ये एक जादूगरी है ना। अब जिन्वू और एंट किंग काफी अच्छी फाइट करने लगते हैं, जिसकी शॉक वेव्स इतनी ज्यादा थी कि वो कैमरामैन बड़ी मुश्किल से वहां पर खड़ा हो पा रहा था। लेकिन हो लेगा वो खड़ा, हो न आखिरी तक नहीं मरेगा वो, बोले कुछ भी हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्वू से एंट किंग महाराज हारने लगते हैं और फिर जिन्वू एंट किंग को एक बहुत तेज पंच मारता है, जिससे एंट किंग दूर जाकर गिरता है। अब इतना खतरनाक रेप्टा खाकर तो एंट किंग को डर लगने लगा था, पर तभी एंट किंग अपनी जीभ बाहर निकालता है और उससे जिन्वू को घायल कर देता है। एंट किंग की जीभ में पॉइजन था, जिससे जिन्वू अपने घुटनों पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापान के चेयरमैन को खबर मिलती है कि उसके 10 एस रैंक हंटर मारे जा चुके हैं और उन्होंने आइलैंड पर एक ताकतवर प्रेजेंस को भी डिटेक्ट किया है। शायद ये वही है जिसने गोटो की जान ली है। जो सुनकर चेयरमैन को लगता है कि कोरिया के सारे हंटर्स उससे नहीं लड़ पाएंगे और मारे जाएंगे। हाँ, पर इस सब से उस एंट की हालत तो खराब हो जाएगी और फिर वो उसे हरा सकते हैं और फिर तो पूरी दुनिया में उनका ही नाम होगा। हा 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 हा। और इसीलिए वो अपनी बची हुई एस रैंक की टीम को वापस आने को कहता है, जो दूसरी स्ट्राइक टीम के साथ जाकर उसे खत्म कर देगी। वहीं इधर हम देखते हैं कि जिन्वू फिर से एंट किंग को दूर फेंक देता है, क्योंकि सिस्टम ने उसकी बॉडी में से पॉइजन हटा दिया होता है। जो देखकर बेक कहता है कि ये मेरे लिए इतना बड़ा शौक है कि अब मुझे कोई और चीज शौक नहीं कर सकती है। अब जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि मैं एंट किंग की घबराहट को सेंस कर पा रहा हूँ और मेरी घबराहट को भी। अब मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। और फिर जिन्वू एंट किंग के पास जाकर उसे धड़ करके पंच मारता है, पर वो हवा में उड़कर उसे डोज कर लेता है। और फिर एंट किंग सोचता है कि पॉइजन भी इस पर काम नहीं कर रहा, ताकत में भी ये मुझसे ज्यादा है,
मतलब अब तो एक ही रास्ता बचा है। एंट किंग खुद को काफी पतला कर लेता है जिससे उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है, जो देखकर जिन्वू भी अपने डेगर्स को बाहर निकाल लेता है। और तभी एंट किंग उन सभी हंटर्स की स्किल को यूज करने लगता है जिन्हें उसने मारा था, और अब दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम हो गई थी, जिसे दूसरे हंटर्स तो देख भी नहीं पा रहे थे। अब ये देखकर एंट किंग सोचता है, भगवान, इसकी स्पीड भी मेरी जितनी हो गई है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इनकी फाइट इतनी स्पीड में चल रही थी कि दोनों को एक दूसरे पर हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पर फिर भी जिन्वू थोड़ा खतरनाक है ना, तो उसको एक मौका मिल जाता है और जिन्वू एंट किंग पर हमला कर देता है। पर फिर भी एंट किंग हार नहीं मानता है और वो जिन्वू को जमीन में पटक कर अपनी उंगलियों को जिन्वू की आंखों में घुसाने वाला था, लेकिन जिन्वू सिर्फ 1 मिलीमीटर से बच जाता है। और तभी फिर जिन्वू अपनी पावर को और बूस्ट करके एंट किंग के हाथों को काट देता है। पर क्योंकि एंट किंग ने तो ब्यूंग को भी खाया था, इसीलिए वो खुद को हील कर लेता है। और अब डर के मारे एंट किंग तो वहाँ पतली गली से भागने वाला था, पर फिर भी जिन्वू उस तक पहुंच जाता है और फिर जिन्वू उसके हाथ और पैर दोनों काट देता है। और फिर एंट किंग जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके सोल्जर जिन्वू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसके जवाब में जिन्वू भी अपनी शेडो आर्मी को समन करके सभी एंट की वाट लगा देता है। तभी टस्क अपने फायर मैजिक का यूज करने लगता है, जिससे एक आग की दीवार बन जाती है, जिससे किसी भी हंटर को कुछ नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर एंट किंग सोचता है कि मेरा जन्म ही सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हुआ था, कोई भी मेरे आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। पर मैं इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं था। अगर मुझे सिर्फ एक मौका मिल जाए तो मैं यहाँ से भागकर और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और फिर एंट किंग अपने पंखों को रीजनरेट करके वहाँ से भागने लगता है, पर जिन्वू अपने रूलर हैंड का यूज करके उसे फिर से रोक लेता है। और फिर जो खुद को किंग बोल रहा था, द एंट किंग, वो अब खुद जिन्वू के पैरों में कीड़े की तरह पड़ा हुआ था और डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है। पर जिन्वू उसके पास जाकर उसके इतने टुकड़े करता है कि वो खुद को रीजनरेट ही ना कर पाए, जिसके बाद फिर जिन्वू अपने लास्ट अटैक से एंट किंग को वहीं पर धराशायी कर देता है। और हम देखते हैं कि एंट किंग के मरते ही सारी एंट्स वहां से चली जाती हैं। फिर जिन्वू छा हाइन के पास जाता है, जिसका ओरा इतना वीक हो गया था कि वो उसे बाहर भी नहीं लेकर जा सकते। इसलिए फिर जिन्वू एलिक्सिर ऑफ लाइफ निकालता है, जिससे उसने अपनी मदर को ठीक किया था। पर तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि ये छा हाइन पर काम नहीं करेगा। और फिर जिन्वू सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा, और तभी उसकी नजर पीछे जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू कैमरामैन से कहता है, अबे ओए, तुम अपना कैमरा बंद कर दो। लेकिन कैमरामैन ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। अरे यार, चालू रहने दो ना यार। जिस पर फिर जिन्वू कहता है, अरे ओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कैमरे दोनों को तोड़ डालूंगा, जिसकी वजह से उसे मानना ही पड़ता है। फिर टस्क ब्यूंग की बॉडी को लाता है और जिन्वू ब्यूंग की शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ सभी एंट्स भी आइलैंड के बाहर जा रहे थे। जिन्वू कहता है कि उसने ब्यूंग की आवाज सुनी तो थी, जो उससे बोल रही थी कि मैं उसकी एबिलिटी यूज करके छा हाइन को ठीक करूं। और जैसे ही ब्यूंग की शेडो बाहर आती है, वो तुरंत ही छा हाइन के पास जाकर उसे हील करने लगता है, जो देखकर जिन्वू कहता है कि जरूर ब्यूंग एक काफी अच्छा इंसान रहा होगा, क्योंकि मेरे बिना कुछ बोले ही वो खुद से ही छा हाइन को हील करने चला गया। अब यहाँ पर बेग जिन्वू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जैसी तुम्हारी स्किल्स है, उस हिसाब से ब्यूंग तुम्हारी आगे की फाइट में बहुत काम आएगा। लेकिन दोस्त, ब्यूंग को हमेशा से ही फाइट से नफरत थी। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से किसी लड़ाई में उतरे। जिस पर जिन्वू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं वैसे भी ब्यूंग को अपनी आर्मी में नहीं रखने वाला था। और फिर जिन्वू ब्यूंग के पास जाकर उसकी शेडो को रिलीज कर देता है। लेकिन जाने से पहले ब्यूंग बेग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ जापान के चेयरमैन कोरिया के हंटर्स को जिंदा देखकर बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि उसके 10 में से 7 हंटर्स मारे जा चुके थे। रएजी उसे बताता है कि यहाँ जिन्वू आया था, जिसने एंट किंग को हरा दिया, जो सुनकर चेयरमैन को समझ ही नहीं आता कि जिन्वू इतनी जल्दी वहाँ पहुँच कैसे गया, वो तो टीम का हिस्सा भी नहीं था। खैर, इसके बाद वो अपनी टीम को विड्रॉ करने का ऑर्डर दे देता है। इधर सभी एंट से किसी किंग के ना होने की वजह से इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे थे और शिप के हंटर्स और वेपन्स उन्हें रोक रहे थे। वहीं हंटर्स को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आता है और रेस्क्यू टीम उन्हें बताती है कि जिन्वू बाकी के एंड्स को खत्म कर रहा है और अगर वो वहाँ पर रुकते तो उसके रास्ते में ही आते, और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टस्क अपने मैजिक से सभी एंड्स को मारता जा रहा था
और एंड्स को मारने पर भी जिन्वू को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे, जिससे कि उसका लेवल अप होता जा रहा था। और फिर जिन्वू डीमन मोनार्क की स्वॉर्ड से एंड्स को मारने लगता है और हम देखते हैं कि काफी सारी फिर एंड्स को मारने के बाद जिन्वू का लेवल 100 पर पहुंच जाता है। आगे फिर जिन्वू एंट किंग की बॉडी के पास जाता है ताकि वो उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट कर सके, पर तभी वो किसी अंधेरी सी जगह पर जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर भी आ जाता है। और तभी वो देखता है कि एंट किंग की शेडो खुद ही एक्सट्रैक्ट हो रही है। तभी जिन्वू बाकी एंट्स को भी शेडो आर्मी में ऐड करने जाता है और तभी पीछे से एंट किंग कहता है, मेरे राजा। जो सुनकर जिन्वू बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी शेडो सोल्जर ने बात नहीं करी थी। फिर एंट किंग कहता है, मेरे राजा मुझे कुछ नाम दीजिए। जिन्वू देखता है कि एंट किंग की रैंक जनरल है, जो उसने पहली बार देखी थी। खैर फिर जिन्वू एंट किंग का नाम बेरू रखता है, जो बेरू को भी बहुत पसंद आता है। फिर जिन्वू बाकी एंट्स की शेडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एंट्स समुंदर से मेन जमीन पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर जिन्वू फिर बेरू से कहता है कि तुम इनकी तादाद थोड़ी कम क्यों नहीं कर देते। और तभी हम एक एंट को देखते हैं जो मिस्टर सोंग पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी बेरू उसे मार देता है। और ये सब देखकर जूही समझ जाती है कि ये सब जिन्वू की ही पावर है। आगे हम देखते हैं कि जिस हेलीकॉप्टर में एस रैंक हंटर जा रहे थे उस पर एंट्स ने हमला कर दिया था और एक हंटर ने हेलीकॉप्टर के सामने बैरियर भी लगा कर रखा था। और फिलहाल के लिए हंटर्स भी अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हेलीकॉप्टर को खतरा है। तभी वहाँ का बैरियर टूट जाता है, जो देखकर सभी हंटर्स एकदम डर जाते हैं। लेकिन तभी जिन्वू आकर उन्हें बचा लेता है और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ही सारी एंट्स धमाधम मर जाती हैं और फिर सभी लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। लेकिन छा हाई इन अभी भी बेहोश थी, जिसे वो लोग मेडिकल टीम को फिर सौंप देते हैं। आगे हम चीन को देखते हैं और उनके देश की तरफ भी कुछ एंट्स आ चुकी थी। उनके शिप के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था, जो उन एंट्स को सिर्फ एक ही हमले में मार देता है। फिर उन सभी हंटर्स जो स्वर्ग सिधार चुके थे उनका फ्यूनरल भी किया जाता है, जिसे जिन्वू भी अटेंड करता है और सभी लोग उसे रेड कंप्लीट करने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। पर कुछ लोग उसे ये भी बोल रहे थे कि अगर वो थोड़ा जल्दी चला जाता तो इतनी सारी जानें नहीं जाती। लोगों के लिए कितना ही कुछ कर लो, कितने ही पापड़ बेल लो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो आपको बुरा बोलते ही बोलते हैं। और इसीलिए ये सब सुनकर जिन्वू अपना सर झुकाकर वहाँ से जा रहा था। पर तभी बेग उससे कहता है कि तुम्हें सर झुकाकर चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेड सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पूरी हुई है। फिर गुनही जिन्वू से कहता है कि इस रेड की वजह से लोग अब इंटरनेशनल लेवल पर तुम्हारी पावर्स के बारे में जान चुके हैं, तो अब तुम इसके आगे क्या करना चाहते हो, क्योंकि बाहर से कई लोग तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस पर थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्वू कहता है कि मैं अब अपनी खुद की ही गिल्ड बनाऊंगा। फिर हम जीजू आइलैंड पर कुछ हंटर्स को देखते हैं जो यहाँ पर बचे हुए एंट्स को खत्म करने आए हुए थे। तभी उनके सामने एक आदमी आता है और वो उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात कुछ समझ नहीं पाते। और तभी पीछे से कोई चुटकी बजाकर उन्हें धम्म से बेहोश कर देता है। और तभी पहला बंदा कहता है, ये क्या किया? जिस पर वो बूढ़ा आई सेल्फ कहता है कि इनकी आवाज से मेरे सर में दर्द हो रहा था। वैसे क्या तुमने उसे चेक किया? जिस पर पहला बंदा कहता है कि हाँ, लेकिन पता नहीं वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। फिर वो आई सेल्फ कहता है, देखो हमारा जितना काम था वो हो गया है, आगे का हमें उसी पर छोड़ देना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो एक बड़ा सा पोर्टल बनाता है। फिर पहला बंदा थोड़ी देर वहाँ पर रुककर एक गेट ओपन करके वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जिन्वू के फादर मतलब इल हवान उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिन्वू को ट्रैफिक में फंसा हुआ देखते हैं, पे पे पॉ पॉक। और जिन्वू यहाँ पर जिन्हू से कहता है कि मुझे अपनी गिल्ड खोलने की परमिशन मिल चुकी है। हम देखते हैं कि जिन्हू के पास सोंगी भी थी, जो जिन्वू से उसे भी उसकी गिल्ड में ऐड करने को कहती है। जिसके बाद जिन्वू को गुनही का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि हाईवे पर एक बी रैंक गेट खुला हुआ है और हंटर्स को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ ठीक है, इसे वो क्लोज कर देगा। फिर जिन्वू उस गेट के पास जाता है और अकेला ही गेट के अंदर चला जाता है, पर उसके अंदर जाते ही वो गेट रेड गेट में बदल जाता है, जो देखकर जिन्वू कहता है, अरे यार ये हर बार का नाटक है, मुझे मोम को बता कर आना चाहिए था कि टाइम लगने वाला है। खैर फिर जिन्वू अपनी शेडो आर्मी को समन करता है और फिर हम चोई और छा हाइन को देखते हैं, जहाँ छा हाइन कहती है कि अभी उसे और स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि वो जिन्वू के साथ खड़ी हो सके। वहीं इस तरफ गेट में जिन्वू की आर्मी लगातार मॉन्स्टर्स को मारती जा रही थी और यहाँ पर जिन्वू कहता है कि हंटर्स का जन्म ही हंट करने के लिए होता है,
डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे जरूरी सर्वाइवल है और हंटर्स को शिकार बनने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब शिकारी शिकार बन जाए। और अगर तुम एक हंटर हो तो तुम भी हर वक्त मौत से सिर्फ एक ही कदम दूर रहते हो। पर फिर भी सभी हंटर्स लड़ते हैं, चाहे उनका सामना कितने भी स्ट्रॉन्ग एनिमी से क्यों ना हो। सभी हंटर्स की लड़ने की वजह अलग अलग होती है। कोई फैमिली के लिए लड़ता है, कोई खुद को साबित करना चाहता है या किस्मत को पलटना चाहता है। इसीलिए हंटर्स हमेशा लड़ते रहते हैं और उनमें से कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इसके बाद जिन्वू की आर्मी वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है और फिर उसकी आर्मी उसके लिए बिल्कुल एक राजा की तरह रास्ता बनाती है और सभी सोल्जर्स ने उसके सामने घुटने टेके हुए थे। फिर जिन्वू कहता है कि चलो अगले शिकार पर चले। और इसी के साथ ये एपिसोड, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।